नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर पुनः स्वागत है। मैं आज अपने विद्यार्थियों की मांग पर सांख्यिकी विषय से संबंधित एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। ये वीडियो सांख्यिकी विषय से संबंधित है, जिसमें मैंने अपकिरण अर्थात डिस्पर्सन को शामिल किया है। जैसा कि मैं पहले ही बताते आया हूं कि मेरा उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाना मात्र है, किसी प्रकार से किसी भी कॉपीराइट को उल्लंघन करना नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करूंगा, जैसे मेरे विद्यार्थियों की मांग थी कि सर आप चतुर्थक से बताइए करके, तो मैं चतुर्थक से शुरू करता हूं इस वीडियो को। चतुर्थक को अगर हम बहुत आसान तरीके से समझें तो ये बोल सकते हैं कि अगर हमें मध्यिका निकालने आती है, मीडियन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम आसानी से क्वार्टाइल्स अर्थात चतुर्थक को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी अगर हम पुस्तकी भाषा में जाएं तो ये बात आती है, आरोही अर्थात असेंडिंग या आरोही डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के पैमाने पर वे तीन बिंदु जो आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जिससे कि प्रत्येक भाग में आवृत्तियों की संख्या समान रहे, चतुर्थक कहलाते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। प्रथम चतुर्थक जो दी गई आवृत्ति को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, इसे हम Q1 से दर्शाते हैं। द्वितीय चतुर्थक या मध्यिका जो कुल आवृत्ति को 1:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, इसे हम Q2 से दर्शाते हैं। तीसरी बात आती है तृतीय चतुर्थक या इसे हम उच्च चतुर्थक कहते हैं, जो कुल आवृत्ति को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, इसे Q3 से दर्शाते हैं। अब देखिए, व्यक्तिगत तथा खंडित श्रेणी होती है और अखंडित श्रेणी होती है। इसमें हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो Q1 अगर हम कैलकुलेट करना है तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमें मध्यिका निकालनी आती है तो हम आसानी से चतुर्थक कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सूत्र होता है Q1 बराबर n+1/4 वहाँ पद। अगर हम Q2 की बात करें तो ये सी फार्मूला थोड़ा सा चेंजेस है, 2 ब्रैकेट में n+1/4 वहाँ पद। अगर हम क्वार्टाइल 3 की बात करें तो 3 ब्रैकेट में n+1/4 वहाँ भाग पद। अखंडित श्रेणी में आते हैं तो Q1 निकालते हैं हम n/4 से, Q2 निकालते हैं हम 2n/4 से, और Q3 निकालते हैं 3n/4 से। ये अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो इसके पहले भी मैंने जो वीडियो डाला है मध्यिका से संबंधित, वहाँ पर हमने n/2 किया था और Q1 की जगह स्मॉल m को लिया था। बस ये वही है। इसके सूत्र क्या है देखिए, ये उसका सूत्र है Q1 का। Q1 बराबर L1 + L2 - L1/F Q1 - C। अब अगर आपको मध्यिका के सूत्र याद हैं तो देखिए, यही मध्यिका का भी सूत्र था, सिर्फ Q1 की जगह पर m था। Q2 का फॉर्मूला है L1 + L2 - L1, और Q1 की जगह Q2 हो जाएगा। Q3 का फॉर्मूला है Q2 की जगह Q3 हो जाएंगे। Q1, Q2 या Q3 हम कैसे निकालते हैं? तो n/4, 2n/4 और 3n/4, जैसा मैंने पहले बताया हुआ है। Q1, Q2, Q3 जो है ये चतुर्थक कहलाते हैं, जो कैपिटल लेटर के हैं। L1 अर्थात चतुर्थक वर्ग की निचली सीमा, L2 चतुर्थक वर्ग की उच्च सीमा, F चतुर्थक वर्ग की आवृत्ति, और C बराबर चतुर्थक वर्ग से पूर्व की से कम संचयी आवृत्ति। अब हम एक प्रश्न से इसको समझते हैं। एक बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, किसी कंपनी के 10 विभिन्न विभागों में अनुपस्थित व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है। यह अनुपस्थित व्यक्तियों की संख्या है, हमें प्रथम तथा तृतीय चतुर्थक निकालना है। कैसे हल करेंगे इसे?
पहले हम इसको बढ़ते क्रम से जमा लेते हैं, जैसे हम मध्यिका में करते थे। तो हमने इसको बढ़ते क्रम में जमाया तो 0, 6, 12, 15, 17, 18, 18, 19, 20, 21। टोटल इसकी संख्या होती है 10, अर्थात n बराबर हम मान लेंगे 10। इसके बाद इस सूत्र लगाएंगे, चूँकि व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है तो Q1 बराबर n+1/4 वहाँ पद, तो Q1 होता है 10+1/4, तो यह आता है 2.75 वहाँ पद। अब जब ऐसी स्थिति आती है तो ये हमें देखना है कि 2.75 वहाँ पद तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे दूसरा पद प्लस 0.75 या 3/4, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब इसमें देखिए दूसरा पद कौन सा था, तो जब आप प्रश्न में देखते हैं तो दूसरा पद है आपका 6, 3/4 ये 0.75 के लिए है, तीसरा पद है आपका 12 और फिर दूसरा पद है 6। ये हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद ये आया 6 + 3 मल्टीप्लिकेशन 6/4। आगे आते हैं तो Q1 बराबर होता है 6 + 4 10.5। ये तो बात हुई प्रथम चतुर्थक की। अब हम आते हैं तृतीय चतुर्थक के बारे में। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे Q3 बराबर 3n+1/4। देखिए कैसे लगाना है, 3 10 है n आपके पास, +1/4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं आता है तो 8.25 वहाँ पद, ये भी वैसी स्थिति है। यहाँ पर भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, Q3 बराबर 8वां पद प्लस 1/4, 0.25 के लिए मैंने यहाँ 1/4 लिखा है, 9वां पद, सॉरी यहाँ पे 10वां पद माइनस ये 8वां पद आएगा, 9वां पद माइनस 8वां पद, त्रुटि वर्ष लिख गया है यहाँ पे 10वां। ये हम लिखेंगे, देखिए 8वां आपका 9वां पद है 20 और 8वां पद है 19। ये 10 को आप ज़रा सुधार लीजिएगा, 8वां पद है। जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आता है 19 प्लस इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 0.25, अर्थात Q3 बराबर हो गया 19 + 0.25 या 19.25। इस तरह से हम प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक निकालते हैं। इसी को मैंने एक और प्रश्न में समझाने का प्रयास किया है। ये हम अखंडित श्रेणी का एक प्रश्न लेते हैं जहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये आवृत्ति दी गई है। जब हम अखंडित श्रेणी के प्रश्नों को हल करते हैं तो हमें पहले मध्यिका जैसे एक टेबल बनानी होती है, जिसमें हम पहले टेबल में वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं, दूसरे में हम आवृत्ति को लिखते हैं और तीसरे में हम उसका से कम संचय आवृत्ति बनाते हैं। देखिए कैसे बनी, 3 लिख दिए, 3 + 8 11, 11 + 20 31, 31 + 12 43, 43 + 7 50। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। Q1 यहाँ पे हम निकालना है, तो हम जैसे मैंने पहले बताया फॉर्मूला होगा n/4। n आपके पास है 50, तो 50/4 ये आया 12.5वां पद। अब आप देखिए 12.5 पद इस संचयी आवृत्ति में है, तो जब आप देखते हैं तो ये तो 11 है, ये 31, ये जो 31 यहाँ पे दिख रहा है इसमें 12.5वां पद शामिल है, अर्थात 20 से 30 ये वाला वर्ग श्रेणी जो है ये सामने आती है। तो वर्ग अंतराल 20 में है, इसलिए L1 हो जाएगा हमारा 20, L2 30, F हो जाएगा हमारा 20 और C हो जाएगा 31 के ऊपर वाला 11। जब हम इसे फार्मूला पुटअप करते हैं तो देखिए कैसे होता है। इसका फार्मूला जैसे पहले बताया L1 + L2 - L1/F Q1 - C, ये हमने लिख दिया। L1 हमारा 20 था, L2 हमारा 30 - 20, F हमारा 20 था, Q1 हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ से 12.5 माइनस C हमारे पास है 11। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा 10 के साथ 1.5 का, तो 15/20, तो Q1 बराबर हो गया 20 + 0.75, या Q1 है हमारा 20.75। अब हम आते हैं Q2 के बाद। चूँकि हमें प्रश्न में ये नहीं बताया गया है कि कौन से चतुर्थक ज्ञात करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको तीनों चतुर्थक निकाल के बता रहा हूँ। Q2 अर्थात मध्यिका जिसे हम बोलते हैं 2n/4, 2 × 50/4, ये आया 25वां पद।
25वां पद भी आप देखिए तो इसी 31 के अंदर ही है, मतलब सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी। L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, F बराबर 20 और C बराबर 11। जब इसको हम हल करते हैं तो देखिए ये आया, ये फॉर्मूला है Q2 का, हम इसमें मान रख देते हैं। यहाँ पे हमारा Q2 निकला हुआ है 25। ये सॉल्व करते जाते हैं इसे, 20 + 1 40/20, तो आता है Q2 बराबर 20 + 7 बराबर 27। अब हम आते हैं Q3 के बारे में। तो Q3 बराबर है 3n/4, उच्च चतुर्थक जिसे बोलते हैं। तो 3 × 50/4 बराबर 37.5वां पद। जब हम इसे देखते हैं उस टेबल पे, तो ये पद आता है हमारा 30 से 40 वाले वर्ग अंतराल में, क्योंकि पहले 31 ही तक था और उसके नीचे 43 है, तो ये वहाँ पर आएगा। यहाँ पर F12 है और C31 है। इसे हम फार्मूला में रखते हैं, ये उसका फार्मूला है Q3 बराबर L1 + L2 - L1/F Q3 - C। ये हमने रखा L1 30, 40 - 30/F है 12, 37.5 हमने यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ था। ये देखिए ये आया 31। जब हम इसे और सॉल्व करते हैं तो 10 × 6.5/12, इसे और को किया तो 65/12। Q3 बराबर आया हमारा 30 + 5.42। इस तरह से अगर हम तीनों को देखें तो ये हमारा आंसर होता है। प्रथम चतुर्थक है 20.75, द्वितीय चतुर्थक अर्थात मध्यका भी जिसे हम बोलते हैं 27 है, और तृतीय चतुर्थक है 35.42। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब हम चालू करते हैं डिस्पर्सन या अपकिरण। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो एक बात ऐसी है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में हम माध्य, मध्यका, भुजस्थक, बहुलक इसका उपयोग तो करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें किसी भी श्रेणी के अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताने में असमर्थ हैं। जैसे इस संबंध में एक प्रसिद्ध पुस्तक में बहुत अच्छी कहावत लिखी हुई है, लेखा ज्यों का त्यों, कुनबा डूबा क्यों। इसका अर्थ उस पुस्तक में समझाया गया था कि एक व्यक्ति ने नदी पार करते समय पानी की गहराई की औसत की तुलना अपने परिवार से तो कर ली, लेकिन उसने यह ध्यान नहीं दिया कि नदी का पानी किसी की तुलना अपने परिवार के सदस्यों की ऊंचाई से अधिक भी गहरी है। नदी का पानी कहीं पर उसकी तुलना से उसके परिवार के सदस्यों से भी अधिक गहरा है। अर्थ इसका क्या होता है? हम अगर बिल्कुल सामान्य अर्थ में बोलें, अपकिरण उन सीमाओं के अंतर को प्रकट करता है जिसके अंतर्गत श्रेणी के पद पाए जाते हैं। जरा हम दूसरे इसमें जाएं तो ये बहुत आसान परिभाषा दूसरे भाषा में, अपकिरण से तात्पर्य पदमाला के माध्य से लिए गए विचलनों का माध्य है। ये आपकी थ्योरी के लिए भी है। इसकी परिभाषा है डॉक्टर बाउले के अनुसार, अपकिरण पदों के विचलन का माप है। और कॉर्नर के अनुसार परिभाषा है, जिस सीमा तक व्यक्तिगत पदों में भिन्नता होती है उस माप को अपकिरण कहते हैं। ये चीज़ आपके थ्योरी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे एक दो बार आप पढ़ेंगे, इसके बाद आप पुस्तक का अध्ययन कीजिए तो निश्चित रूप से आपको अपकिरण बहुत आसानी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अपकिरण के मापन की कौन कौन सी रीतियाँ हैं? तो सबसे पहले है मेथड ऑफ लिमिट, सीमा रीति जिसे बोलते हैं। इसके अंतर्गत विस्तार निकालते हैं, अंतर चतुर्थक विस्तार निकालते हैं और शतमक विस्तार निकालते हैं। मैं इनका डिटेल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, आप पुस्तकों से इसे पढ़ सकते हैं। दूसरा है विचलन मध्यक रीति, मेथड ऑफ एवरेजिंग डिवीजन। इसमें चतुर्थक विचलन है, माध्य विचलन है, प्रमाप विचलन है, और तीसरी है बिंदु रेखीय रीति जिसके अंतर्गत लॉरेंज वक्र है। तो मैं यहाँ पर विचलन मध्यक रीति जो है इसकी, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन, इसकी बातें ज़्यादा करूँगा। विस्तार, अंतर चतुर्थक, शतमक विस्तारक मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। तो आगे जैसे बढ़ते हैं तो अपकिरण के मापन की रीतियों में सबसे पहले आता है चतुर्थक विचलन। चतुर्थक के आधार पर निकलता है, कैसे निकालते हैं देखिए। क्वार्टाइल डिवीजन बराबर Q3 - Q1/2। अगर हम इसका गुणांक निकालना चाहते हैं तो आता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन बराबर Q3 - Q1/Q3 + Q1। इसके बाद बात करते हैं माध्य विचलन की। तो दो श्रेणियां हमारे पास, व्यक्तिगत एवं खंडित और अखंडित श्रेणी। अगर हम माध्य के परिता निकालते हैं, अर्थात
माध्य मीन के बेसिस पे निकालते हैं तो व्यक्तिगत और अखंडित श्रेणी के लिए होता है, इसके हम बोलते हैं इस साइन को डेल्टा बार एक्स अपॉन इज इक्वल टू सिग्मा। ये जो दो साइन दिख रहे हैं हमें, इस साइन का मतलब है कि हम यहाँ पे प्लस माइनस को ध्यान नहीं देते हैं। डी एक्स बार अपॉन एन, मध्यिका का परिता निकालना है तो ये एक्स बार एक्स की जगह एम हो जाता है। अगर हम बहुलक के परिता निकालते हैं तो यहाँ पर एम की जगह पर जेड होता है। यही फार्मूला है। अखंडित श्रेणी में सबके साथ एफ जुड़ जाता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है। खंडित श्रेणी में भी फ्रीक्वेंसी होती है तो वहाँ पर भी एफ जोड़ते हैं। ये इसके फार्मूला है। आप लोग इस फार्मूला को देखिए तो आगे के वीडियोस में मैं इसको भी शामिल करूँगा। जब हम इसका गुणांक की गणना करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मेन डिवीजन, मीन मीडियन या मोड जिससे निकालना है, तो ऊपर हम डेल्टा का वैल्यू लिखते हैं, अर्थात ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है, ये देखिए ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया वो ऊपर लिखते हैं, और बार एक्स एम जेड जिसके बेस पे हमने केस कैलकुलेट किया है उसका वैल्यू नीचे लिखते हैं। बात आती है प्रमाप विचलन की। प्रमाप विचलन जो है अपकिरण को मापने की सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिक विधि है। इस रीति में बाकी रीतियों के दोषों को दूर किया गया है। इस रीति में माध्य विचलन की तरफ प्लस और माइनस के चिन्हों को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि विचलनों का वर्ग निकाल लेते हैं जिससे यह धनात्मक हो जाता है। इसकी गणना की रीतियाँ कौन कौन सी हैं? प्रत्यक्ष रीति है, लघु रीति है, पद विचलन रीति है। अब देखिए प्रत्यक्ष रीति का इसका सूत्र है, वर्गमूल लेते हैं, ये जो साइन दिख रहा है प्रमाप विचलन का साइन है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। अगर हम खंडित और अखंडित श्रेणी में आते हैं तो वहाँ पर एफ जुड़ जाता है। लघु रीति में ये उसका सूत्र है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर 2। अगर हम अखंडित श्रेणी की बात करें तो इसमें एफ जुड़ जाता है इसी सूत्र में। अगर हम पद विचलन रीति की बात करें तो इसी सूत्र में सिर्फ आई जुड़ जाता है। आई हम जनरली मानते हैं जो वर्गांतर का अंतर होता है। ये अगर हम खंडित और अखंडित श्रेणी की बात करते हैं यहाँ पर एफ जुड़ जाता है। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना चाहते हैं तो इसके लिए स्टैंडर्ड डिवीजन का जो वैल्यू आपका आया है, चाहे किसी फार्मूला का यूज़ करें, अपॉन बार एक्स, ये इसका मतलब होता है। डेल्टा जिसे हम प्रमाप विचलन कहते हैं, डी एक्स मतलब एक्स माइनस ए, जो भी हमने ए कल्पित माध्य माना है उसमें से हम मध्य बिंदु को घटाते जाएंगे तो डी एक्स आ जाता है। इसी डी एक्स का स्क्वायर निकालते हैं, फिर इसी डी एक्स स्क्वायर को हम एफ के साथ गुणा कर देते हैं तो एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाता है, और आई का मतलब होता है वर्गांतर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके विचार मुझ तक पहुंचते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपके विचारों को शामिल करते हुए प्रमाप विचलन, माध्य विचलन के सवालों को भी शामिल करूंगा। धन्यवाद आपका। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियोस पहुंचते रहें।